भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो आज के सबसे बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? हम्म। एक तरफ तो ओपन एआई के को फाउंडर है इलिया सुत्स्केवर। वो कह रहे हैं कि एआई जल्द ही वो सब कुछ कर पाएगा जो इंसान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इतिहास है। हाँ, इतिहास हमें बताता है कि ये तो 500 साल पुराना है। और हर तकनीकी क्रांति के बाद नौकरियां घटी नहीं बल्कि बढ़ी हैं। आप सही कह रही हैं। और ये विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि कौन सी नौकरियां खतरे में हैं। हमारे सोर्सेज में एक रिपोर्ट है। हाँ, मैंने भी पढ़ी। वो कहती है कि सबसे ज्यादा खतरा मैनेजमेंट और कानून जैसी हाई डिग्री वाली नौकरियों पर है। और प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जैसे काम करने वालों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से उल्टी बात है जो हम सोचते आए हैं। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इन अलग-अलग दावों के पीछे क्या तर्क है, भविष्य के जो डरावने और सुनहरे मंजर दिखाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, और आज जमीन पर हकीकत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लाखों नौकरियां चली गईं तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हम्म। सबसे पहले उस दलील पर आते हैं जो कहती है इस बार सब कुछ अलग है। इलियास सुत्स्केवर का तर्क बहुत सीधा है और थोड़ा डरावना भी है। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा दिमाग भी तो एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर ही है। बिल्कुल। अगर ये बायोलॉजिकल मशीन सोच सकती है, महसूस कर सकती है, तो एक डिजिटल मशीन, एक कंप्यूटर, ये सब क्यों नहीं कर सकता? यह एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी तर्क है। हम्म। और एआई सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर रोमन याम्पॉल्स्की इसी बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से 2027 तक, मतलब बहुत जल्द, हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई आ जाएगी। अब एजीआई को समझना जरूरी है। हाँ जी, एआई एआई से कैसे अलग है? हम तो हर रोज एआई इस्तेमाल करते ही हैं। देखिए, आज का एआई टेक स्पेशलिस्ट है। एक एआई तस्वीर बना सकता है, दूसरा कोड लिख सकता है। तीसरा शतरंज खेल सकता है। सही। लेकिन एजीआई एक जनरल इंटेलिजेंस होगी, बिल्कुल हमारी तरह। मतलब एक ऐसी एआई जो सिर्फ एक काम नहीं बल्कि कुछ भी सीख सकती है। कुछ भी? जैसे? चाहे वो खाना बनाना हो, एक नई भाषा सीखनी हो, या किसी कंपनी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनानी हो। और डॉक्टर याम्पोल्स्की कहते हैं कि एजीआई आने के कुछ ही समय बाद सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी। सुपर इंटेलिजेंस मतलब जो दुनिया के सारे इंसानों की मिली-जुली बुद्धि से भी ज्यादा स्मार्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो नौकरियों का क्या होगा? ये तो सोचना भी मुश्किल है। डॉक्टर याम्पोल्स्की का अनुमान बहुत सीधा है, 99% बेरोजगारी। 99%? हाँ, वो कहते हैं कि ये पहले की तरह नहीं है कि फैक्ट्री की नौकरी गई तो कंप्यूटर चलाना सीख लिया। जब हर काम, मतलब सोचना, बनाना, मैनेज करना, सब कुछ एआई करने लगेगा। तो आप नई स्किल सीख कर भी क्या करेंगे? बिल्कुल, वो इसे आखिरी आविष्कार कहते हैं। आखिरी आविष्कार? क्योंकि इसके बाद नए आविष्कार करने का काम भी एआई ही करेगा। और ये सिर्फ कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिड भी कुछ कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, सिलिकॉन वैली में आजकल एक आम राय बन रही है जिसे वो सैन फ्रांसिस्को कंसेंसस कहते हैं। हम्म। इसके मुताबिक एजीआई आने में बस 3 से 5 साल लग सकते हैं। और उनका मानना है कि प्रोग्रामर्स और गणितज्ञों जैसी नौकरियां सबसे पहले जाएंगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एआई के लिए कोड और गणित हमारी भाषा के मुकाबले ज्यादा सरल हैं, ज्यादा तर्क पर आधारित है। उन्हें समझना और उन पर महारत हासिल करना आसान है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये लगभग तय लग रहा है कि नौकरियां जाएंगी, हम्म। लेकिन फिर इतिहास वाली दलील का क्या? हम ये फिल्म पहले भी तो देख चुके हैं। हाँ। 1983 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि भविष्य की फैक्ट्रियों में एक इंसान और एक कुत्ता होगा। हाँ, मुझे ये याद है। इंसान का काम होगा कुत्ते को खाना खिलाना और कुत्ते का काम होगा इंसान को मशीनों से दूर रखना। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। और यही इस बहस का दूसरा पहलू है जिसे सोर्सेज में बुल केस कहा गया है, मतलब आशावादी नजरिया। हाँ, और आंकड़े भी यही बताते हैं। आज अमेरिका में 60% नौकरियां ऐसी हैं जो 1940 में मौजूद ही नहीं थी। सच में? सोचिए, 80 साल पहले कोई सोशल मीडिया मैनेजर, ऐप डेवलपर या उबर ड्राइवर के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो बुल केस का तर्क ये है कि एआई से लागत घटेगी, चीजें सस्ती होंगी जिससे लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। और बाजार में नई चीजों और सेवाओं की मांग पैदा होगी। और इस मांग को पूरा करने के लिए नई तरह की नौकरियां बनेंगी। बिल्कुल। जब इनोवेशन सस्ता हो जाता है तो ज्यादा लोग इनोवेट कर पाते हैं, जिससे और ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो क्या है? इस बार क्या अलग है? बदलाव की रफ्तार। रफ्तार? एक सोर्स के मुताबिक जो बदलाव औद्योगिक क्रांति में दशकों में हुए, वो कंप्यूटर क्रांति में सालों में हुए। और अब एआई क्रांति में महीनों में हो रहे हैं। हाँ, और आज आप जो स्किल सीखते हैं हो सकता है वो 5 साल में ही पुरानी हो जाए। इस रफ्तार से तालमेल बिठाना ही असली चुनौती है।
ठीक है, तो ये तो हो गई भविष्य की बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन अगर हम आज की बात करें जमीन पर, तो क्या इसका असर दिखना शुरू हो गया है? क्या हमारे पास कोई डेटा है? हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज है। प्यू रिसर्च सेंटर का एक अध्ययन है जो दिखाता है कि सबसे ज्यादा खतरा ब्लू कॉलर यानी मजदूरों की नौकरियों पर नहीं है, तो फिर किस पर है? व्हाइट कॉलर ऑफिस की नौकरियों पर। क्या? हाँ, और कैलिफोर्निया का डेटा तो और भी चौंकाने वाला है। वहाँ इतिहास में पहली बार व्हाइट कॉलर नौकरियां घट रही हैं और ब्लू कॉलर बढ़ रही हैं। 1 मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब एक पढ़ा-लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे लाखों की सैलरी मिलती है, उसकी नौकरी ज्यादा खतरे में है, लेकिन एक प्लम्बर की नहीं। ऐसा क्यों? मैं तो हमेशा इसका उल्टा सोचती थी। इसे समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक स्किल रिप्लेसेबिलिटी मैट्रिक्स का जिक्र है। इसे हम 4 हिस्सों में क्वाड्रेंट्स में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में वो काम है जिनमें स्किल कम चाहिए और जिन्हें एआई से रिप्लेस करना भी मुश्किल है। जैसे? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक। ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि इनके काम में हर बार एक नई अनोखी समस्या होती है जिसे फिजिकल दुनिया में सुलझाना होता है। एक रोबोट के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि दीवार के पीछे पाइप कहाँ से लीक हो रहा है। हम्म, उसके लिए अनुभव और कॉमन सेंस चाहिए। बिल्कुल, जो एआई के पास अभी नहीं है। समझ गई। तो दूसरा क्वाड्रेंट क्या है? दूसरा क्वाड्रेंट है कम स्किल लेकिन रिप्लेस करना आसान। अच्छा, जैसे डेटा एंट्री? हाँ, डेटा एंट्री, कैशियर, कॉल सेंटर ऑपरेटर, ये काम दोहराए जाने वाले और नियमों पर आधारित हैं। इसलिए इन्हें ऑटोमेट करना बहुत आसान है और ये तेजी से हो भी रहा है। ठीक है, ये दोनों तो समझ में आते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प जोन, जिसे हम कह सकते हैं हाई स्किल लेकिन रिप्लेस करना आसान, और ये सबसे खतरनाक है। अच्छा। इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेखक, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों लगाकर अपनी स्किल सीखी है। लेकिन इनकी नौकरी क्यों खतरे में है? क्योंकि एआई अब वो काम कर सकता है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। गिटहब को पायलट जैसा टूल अब इंसानों से तेज कोड लिख सकता है। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है। अरे वाह! जो कोड लिखने में मुझे पहले 1 घंटा लगता था, वो अब 10 मिनट में हो जाता है। इसी तरह मिड जर्नी तस्वीरें बना सकता है और GPT-4 आर्टिकल लिख सकता है। तो इससे एक औसत कोडर या राइटर की जरूरत कम हो रही है? बहुत कम हो रही है। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। तो हम्म, आप कह रहे हैं कि एक महंगा एमबीए करके जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हम्म, दिन भर एक्सेल शीट पे काम करता है, हम्म, उसकी नौकरी हाँ, एक कार मैकेनिक से ज्यादा खतरे में हो सकती है जो इंजन की आवाज सुनकर प्रॉब्लम बता दे। बिल्कुल। क्योंकि एनालिस्ट का काम पैटर्न पे आधारित है और मैकेनिक का काम अनुभव और अनिश्चितता पर। हम्म। और इसी से हम चौथे क्वाड्रेंट पे आते हैं, हाई स्किल और रिप्लेस करना भी मुश्किल। इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं टॉप टियर सर्जन, मनोवैज्ञानिक, या वो सिस्टम आर्किटेक्ट जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके बड़े जटिल सिस्टम डिजाइन करता है। इनके काम में गहरी विशेषज्ञता, हम्म, नैतिक निर्णय और मानवीय सहानुभूति की जरूरत होती है। जिसे मशीनें आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। सही। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि मुद्दा सिर्फ स्किल का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि आपके काम को कितना दोहराया जा सकता है या उसका पैटर्न पहचाना जा सकता है। सही पकड़ा आपने। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कि बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाती हैं, तो फिर कंपनियों का बनाया सामान खरीदेगा कौन? हम्म, अगर लोगों के पास कमाई नहीं होगी, तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हेनरी फोर्ड वाली बात, मैं अपने मजदूरों को अच्छी सैलरी देता हूं ताकि वो मेरी बनाई कारें खरीद सकें। अब क्या होगा? ये मिलियन डॉलर नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर सवाल है, और इसे कहते हैं खपत का संकट या कंजम्पशन क्राइसिस। हम्म। हमारे सोर्सेज में इसके 2 संभावित भविष्य बताए गए हैं और दोनों ही काफी अलग हैं। पहला क्या है? पहला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई। ये विचार काफी समय से चर्चा में है। हाँ, कि सरकार सबको चाहे वो काम करें या ना करें, हर महीने एक बेसिक आमदनी दे। बिल्कुल। सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने एक स्टडी को फंड किया था। इसमें लोगों को $1000 प्रति माह दिए गए। और नतीजा क्या निकला? क्या इससे समस्या हल हो गई? नतीजे मिले जुले थे। लोगों की मानसिक सेहत और खाने पीने की स्थिति में शुरुआत में सुधार हुआ, जो अच्छी बात है। लेकिन लेकिन उन्होंने काम करना भी थोड़ा कम कर दिया, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि साल के अंत तक महंगाई इतनी बढ़ गई कि उस $1000 का असर लगभग खत्म हो गया। ओह, तो यूबीआई एक समाधान हो सकता है, लेकिन इसके अपने चैलेंज हैं। बहुत बड़े। और दूसरा संभावित भविष्य क्या है? वो मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। दूसरा भविष्य का आइडिया वीडियो गेम इंडस्ट्री से आया है। इसे वेल इकोनॉमी कहते हैं। वेल इकोनॉमी? आपने फ्री टू प्ले गेम्स देखे होंगे जैसे कैंडी क्रश या फोर्टनाइट। इन्हें लाखों लोग फ्री में खेलते हैं, पर कंपनी पैसा कैसे कमाती है? कुछ लोग गेम में स्पेशल आइटम खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं। बिल्कुल। और उनमें से मुट्ठी भर खिलाड़ी, जिन्हें वेल कहा जाता है, वो हजारों लाखों डॉलर खर्च कर देते हैं। अच्छा। पूरी कंपनी का रेवेन्यू इन्हीं वेल्स पर टिका होता है। बाकी के लाखों फ्री खिलाड़ी बस एक माहौल बनाने का काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही ऐसी हो जाए, कंपनियां सिर्फ सुपर अमीरों के लिए सामान बनाएंगी? हाँ, यही आइडिया है, क्योंकि खरीदने की असली ताकत सिर्फ उन्हीं के पास होगी।
और एक सोर्स के मुताबिक ये ट्रेंड हमें दिखना शुरू भी हो गया है। कैसे? लैम्बोर्गिनी ने पिछले 10 सालों में अपनी पूरी तारीख से ज्यादा कारें बेची हैं। क्यों? क्योंकि मजदूर की घंटे भर की मेहनत की कीमत तो स्थिर है, लेकिन संपत्ति जैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट की कीमत आसमान छू रही है। और एआई इस असमानता को और तेजी से बढ़ाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा जिनके पास पहले से ही बिजनेस और संपत्ति है। तो अगर ऐसा हुआ तो ज्यादातर लोग यूबीआई पर जी रहे होंगे और बस अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। और लग्जरी कारें, बड़े घर, ये सब सिर्फ वेल्स के लिए होंगे। ये तो बहुत ही अजीब दुनिया होगी। ये एक संभावना है, और ये हमें उस सवाल पर लाता है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो फिर हम करें क्या? हाँ बिल्कुल। क्या कोई रास्ता है? इन सब बातों को सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही मजेदार और काम की बात कही गई है। क्या? एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि एआई इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति आपकी नौकरी छीन लेगा। इसे थोड़ा समझाइए। एक मार्केटिंग एजेंसी का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपनी 60% कंटेंट राइटिंग टीम को निकाल दिया, ओह। लेकिन उनकी जगह एआई को नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ 4 ऐसे लोगों को रखा जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उन 60 लोगों का काम कर सकते थे। अच्छा, तो यहाँ एआई एक रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक सहायक या। एम्पलीफायर बना। बिल्कुल। उन 4 लोगों ने एआई का लाभ उठाकर अपनी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा लिया। तो मतलब एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखना होगा। एक और विचार जो सोर्सेज में है वो है विकेंद्रीकृत कार्यबल का। ये क्या है? इसका मतलब है कि पारंपरिक 9 से 5 की नौकरियों का ढांचा बदल जाएगा। लोग किसी एक कंपनी के लिए काम करने के बजाय स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट के आधार पर काम करेंगे। जैसे हॉलीवुड में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एक फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर सब साथ आते हैं, प्रोजेक्ट खत्म करते हैं और फिर अगले प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग टीमों में चले जाते हैं। और एआई इसमें कैसे मदद करेगा? एआई की वजह से छोटी, सुपर एफिशिएंट टीमें बहुत बड़े काम कर पाएंगी। मिड जर्नी का उदाहरण लीजिए। हाँ, जो एआई से तस्वीरें बनाने वाली कंपनी है। उनका रेवेन्यू 150 मिलियन यूरो से ज्यादा है और उनकी टीम में सिर्फ 10-11 लोग हैं। सिर्फ 10 लोग? ये दिखाता है कि भविष्य में बड़ी-बड़ी कंपनियों के बजाय छोटी, फुर्तीली टीमें ज्यादा सफल हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब बस एक डिग्री या एक स्किल सीखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, अब लगातार सीखते रहना होगा। एक सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, जो आसान था वो अब ऑटोमेट हो जाएगा, जो मुश्किल है वो अब नया आसान है, और जो असंभव था अब उसकी जरूरत है। वाह! मतलब हमें ज्यादा जटिल समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना होगा। हाँ, वो समस्याएं जिनके लिए रचनात्मकता, गहरी सोच और मानवीय समझ की जरूरत होती है। तो अगर कोई युवा आज अपना करियर शुरू कर रहा है, खासकर टेक में, तो उसके लिए क्या सलाह होगी? सलाह यह है कि पहली नौकरी पाने के लिए आपको कोर डेवलपमेंट स्किल्स यानी कोडिंग की मजबूत नींव बनानी होगी। लेकिन इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने के लिए एआई टूल्स को अपनाना ही होगा। उनमें महारत हासिल करनी ही होगी। भविष्य में एआई और डेवलपमेंट अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ चलेंगे। सवाल सिर्फ कोड लिखने का नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उस कोड से क्या असाधारण चीज बना सकते हैं। तो घूम फिर के हम वहीं आ गए। क्या एआई नौकरियों के लिए एक तबाही है या उत्पादकता बढ़ाने वाला अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद ये दोनों है। हाँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्किल रिप्लेसिबिलिटी मैट्रिक्स के किस क्वाड्रेंट में हैं और आप बदलाव को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। शायद तसल सवाल यह नहीं है कि आपकी नौकरी क्या है, बल्कि यह है कि क्या आप वो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो काम करता है, या उस सिस्टम द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं। हाँ, भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। वाकई। तो इस चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है, अपने रोजमर्रा के काम में कोई एक ऐसा टास्क ढूंढिए जिसे दोहराना पड़ता है और सोचिए कि उसे किसी एआई टूल से कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। एक अच्छा अभ्यास है। खुद को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को एक नए और बेहतर लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि शायद जो लोग एआई से डरकर किनारे खड़े रह जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे, और जो इसे एक साथी की तरह अपनाएंगे, वही भविष्य का हिस्सा बनेंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।